अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, बहुत दफ़ा लोगों ने बहुत से सवाल किए, जिनमें सबसे ज़्यादा जो कॉमन सवाल है वो यही सवाल है कि बाबा जी इरफानुल हक साहब जो डेरे पे चेक करते हैं मरीज़ों का, उसका तरीक़ाकार क्या है। क्योंकि आम हॉस्पिटल से तो लोग वाकिफ़ होते हैं, तो इसका तरीक़ाकार क्या है, ये रूहानी इलाज है क्या। मतलब जहन में अजीब अजीब ख्याल आते हैं कि क्या वहाँ कोई ऑपरेशन होते हैं, क्या कोई इंजेक्शन लगते हैं, गोलियां दी जाती हैं, या क्या होता है। तो इसलिए मैंने सोचा कि चले आप लोगों के उन तमाम सवालों का जवाब इस वीडियो में आपको दे दिया जाए कि बाबा जी के जो डेरा है जेलम में, उसका तरीक़ाकार क्या है। तो आइए मैं आपको सबसे पहले तो ये बताता हूँ कि उसके तारीख़ें और दिन कौन कौन से हैं जिस दिन बाबा जी मरीज़ों को चेक करते हैं। और ये जहन में रख लीजिए कि ये जनाब तकरीबन 30 साल से बाबा जी मरीज़ों को चेक कर रहे हैं। इस तरीके से मरीज़ आके शिफा पा रहे हैं। लेकिन जिनको नहीं पता वो सुन लीजिए कि डेरा हफ्ते में 5 दिन खुलता है। एक हफ्ते में यानी 7 दिनों में 5 दिन खुलता है। तो वो दिन जिनमें नहीं खुलता वो मंगल और जुम्मे के दिन हैं। तमाम मरीज़ों से ये गुजारिश है कि जो भी ये वीडियो देख रहा है और बाबा जी इरफानुल हक साहब के डेरे पे जाना चाहता है, वो मंगल और जुम्मे वाले दिन ना जाए, क्योंकि वहाँ पर डेरा आगे से बंद मिलेगा। और अगर आप दूसरे शहरों से आ रहे हैं और आपके रिश्तेदार भी नहीं हैं जेलम में, तो रिहाइश के इंतज़ाम जेलम में बहुत कम है, बहुत कम जगह है जहाँ पर आप रह सकते हैं। इस तरीके से होटल्स वगैरह बहुत कम हैं, बहुत ही कम हैं। तो इसलिए आप पहले आने से पहले ये ध्यान में रख लीजिए कि जुम्मे और मंगल को नहीं जाना। नंबर 2, डेरे पर पहुंचने के टाइमिंग्स क्या हैं। नाज़रीन, डेरे पर पहुंचने के जो है वो टाइमिंग्स ये हैं कि डेरे पे जो है वो डेरे के खुलने के टाइमिंग सुबह 11 बजे के हैं। 11 बजे डेरा खुलता है। अक्सर लोग वहाँ पर इंतज़ार कर रहे होते हैं, इसलिए 11 बजे से लेकर दिन 2 बजे तक जो मरीज़ों को जो आने वाले होते हैं उनको टोकन्स नंबर दिए जाते हैं। टोकन की एक मशीन लगी होती है, वहाँ पर एक बंदा भी खड़ा होता है। आप चाहें तो ख़ुद भी बटन प्रेस करके अपना टोकन निकाल सकते हैं, वरना एक साहब खड़े होते हैं जिनका नाम रमीज़ साहब है, जो कि किताबों को भी अक्सर डील करते हैं, या कोई और भी हो सकता है। तो आप उन्हें कह दीजिए कि हम एक बंदा, मैं एक हूँ, या हम 2 हैं, या हम 3 हैं, या हम 4 हैं। जितने बंदों ने बाबा जी से मुलाकात करनी होती है उतने बंदों को टोकन लेना चाहिए। अक्सर औकात हमें वहाँ पर बहुत ट्रबल होती थी डेरे पे, जब मतलब आते 3 लोग हैं और फिर वो कहते हैं जी कि हमने भी अब चेक करवाना है, तो टोकन वो 2 इशू करवा लेते हैं और तीसरा कहता है कि अब जब आए हैं तो मैं भी चेक करवा लूँ, मुझे भी मसले हैं। तो उसके बाद से टोकन नहीं मिलता है, क्योंकि टोकन मिलने की टाइमिंग जो है, टोकन मिलने की टाइमिंग 11 बजे से लेकर दिन 2 बजे तक है। 2 बजे के बाद टोकन नहीं मिलते, ये जहन में आप रख लीजिएगा। इसलिए जब भी आप जेलम जाने की तैयारी करें, बाबा जी इरफानुल हक साहब के डेरे पे आने की तैयारी करें, तो आप जहाँ से भी आ रहे हैं ये जहन में रख लीजिएगा कि क्या मैं 11 बजे के करीब या 2 बजे से पहले एट एनी कास्ट क्या मैं डेरे पे पहुँच सकता हूँ कि नहीं। फॉर एग्ज़ाम्पल, रावलपिंडी से जेलम का रास्ता तकरीबन 2 घंटे का है। अगर कहीं हड़ताल वगैरह जलसा ना हो रहा हो, लाहौर से तकरीबन 3.5 घंटे का है। आपको रश भी मिल सकता है, तो आप आधा पौना घंटा 1 घंटा जो है वो एक्स्ट्रा रख के आइए कि रास्ते में गाड़ी का टायर पंचर भी हो सकता है, या कुछ और भी, मतलब यह है कि रश की वजह से डिले हो सकता है। टोकन मिलने के बाद जब आप लोग टोकन ले लें, टोकन एक छोटी सी पर्ची होती है जिसके ऊपर नंबर लिखा होता है, तारीख़ लिखी होती है कि किस टाइम पे टोकन ये निकला है, वो भी लिखा होता है। ठीक है जी, क्योंकि ऐसा होता है कि आज का टोकन सिर्फ आज ही इस्तेमाल हो सकता है, कल की तारीख़ में इस्तेमाल नहीं हो सकता है। दूसरा ये भी ध्यान में रखिएगा कि टोकन नंबर सिर्फ़ और सिर्फ मरीज़ को ही दिए जाते हैं जिस बंदे ने चेक करवाना है। ऑनलाइन टोकन मुहैया नहीं होते। अगर आप ये कहें कि मैंने कल जेलम जाना है और मैं आज टेलीफोन करके टोकन रखवा दूं, तो ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। और अगर कोई ऐसा कुछ करता है तो बाबा जी जो है वो उसकी क्लास लेते हैं। मतलब यह है कि बाबा जी ने सख्ती से मना फरमाया हुआ है कि जो डेरे के रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए टोकन वहाँ जाकर ही मिलता है, तो ये जहन में निकाल लीजिएगा। अलबत्ता यह है कि जो फ़ोन नंबर है जो स्क्रीन पे नीचे लिखा हुआ भी आ रहा है,
इस पे आप कॉल करके सिर्फ इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, इलाज आपको इस नंबर से भी नहीं मिलता। ठीक है जी, ये डेरे का लैंडलाइन नंबर है और ये हर वक्त नहीं उठाया जाता। जब डेरा खुलता है लोग तकरीबन आते हैं, हर बंदा जो है अपनी जॉब छोड़ के आता है डेरे पे। कई लोग जो होते हैं वो अपने फ्री टाइम में आके काम करते हैं, तो कोई ना कोई फ़ोन उठा लेता है। इसलिए आप ये ध्यान में रखिएगा कि फ़ोन आपका दोपहर 12 बजे के बाद ही उठाया जाएगा, और हो सकता है कि 12 बजे से शाम 5 या 6 बजे तक ही उठाया जाता हो। तो इस चीज़ की आपने पाबंदी है। ये तो होगी अब टोकन की। अब टोकन के बाद नेक्स्ट स्टेज क्या आती है? नेक्स्ट स्टेज आती है जी प्रिस्क्रिप्शन, यानी जिसको आम ज़ुबान में वहाँ डेरे पे पर्ची के नाम से पुकारा जाता है। पर्ची क्या होती है? फॉर एग्ज़ाम्पल आपको टोकन मिल गया। टोकन मिलने के बाद जो आपके सामने मर्दों की साइड होती है और औरतों की साइड होती है। मर्दों की साइड पे जो है एक साहब बैठे होंगे जिनका नाम अब्दुल मजीद साहब है, या कोई और भी हो सकता है, आगे लोग बदलते रहते हैं। ठीक है, जो भी साहब वहाँ बैठे हों, आप वहाँ से आप जब आपका टोकन नंबर पुकारा जाएगा, नंबर 1 से वो शुरू करते हैं, आप जाइएगा, कंप्यूटर वाले साहब के सामने बैठेंगे और वो आपसे जिन चीज़ों के बारे में पूछेंगे वो ये हैं। सबसे पहले अगर आप जाते हैं तो वो आपसे आपका वज़न करवाएंगे, वज़न कितना है। ठीक है जी, वज़न करने के बाद वो आपसे पूछेंगे जी कि आपका नाम क्या है। आप अपना पूरा नाम बताएंगे। नाम बताते वक्त आपने साथ अगर आप बताएंगे कि मैं मलक हूँ, ये जनाब जी मैं चौधरी हूँ, मैं जनाब जी पता नहीं क्या क्या जितने भी हैं वो, लेकिन जो है वो पर्चे के ऊपर सिर्फ आपका नाम, फर्स्ट नेम और सेकंड नेम ही लिखे जाते हैं। ये ज़ात पात वगैरह जो है डेरे की पर्ची पे नहीं लिखे जाते हैं। ठीक है जी, आपका जो भी नाम है वो आपने वही बताना है। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा नाम शाहिद महमूद है, तो मैंने ये नहीं बताना कि राजा शाहिद महमूद, मलक शाहिद महमूद, चौधरी शाहिद महमूद, गोंदल शाहिद महमूद या मोल शाहिद महमूद, ऐसा कुछ भी नहीं चलेगा। ठीक है जी, ये आपने बताना है। उसके बाद आपसे आपकी उम्र पूछी जाएगी कि आपकी उम्र कितनी है, एज क्या है, वो आपने बतानी है जितनी भी आपकी एज है। फिर आपसे पूछा जाता है आप कहाँ से तशरीफ़ लाए हैं। फिर आपने बताना है अपने शहर का नाम, अपने गाँव का नाम, जो भी जगह है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप बता देते हैं आप लाहौर से, मुल्तान से, बहावलपुर से, कराची से, सिंध से या कोयटा से, या आप खैबर पख्तूनख्वा से कहीं से भी आए हैं, तो फिर आपको ये बताना होता है। अब उसके बाद नेक्स्ट बारी आती है, हाँ जी आपके मसाइल क्या क्या हैं, आपके मसले क्या क्या हैं, वहाँ आप बताना शुरू करते हैं जी। फॉर एग्ज़ाम्पल मसले में आप क्या क्या बता सकते हैं? आप सब कुछ बता सकते हैं। आप ये भी बता सकते हैं मुझे डिप्रेशन की बीमारी, आप ये भी बता सकते हैं मुझे इस चीज़ का कैंसर है, अल्लाह ना करे किसी को हो। आप ये भी बता सकते हैं जी कि मेरे आंतों का मसला है, ब्लड प्रेशर है, शुगर है, और मतलब यह है कि किसी को वट एवर द डिज़ीज़ यू हैव, जो भी आपको बीमारी हो सकती है, जो भी है वो आपने बतानी है। वहाँ आपसे कोई भी तशख़ीस नहीं करेगा। जो आप बीमारी बताएंगे वो लिखी जाएगी, तशख़ीस बाद में बाबा जी आपको देखते ही उनको पता चल जाएगा आपको क्या है। फ़िलहाल ये स्टेज है जब आप बैठ के कंप्यूटर पे अपने सिम्टम्स बता रहे होते हैं। ठीक है, वरना आप ये बता भी सकते हैं कि मुझे ये होता है, लेकिन मुझे पता नहीं मुझे है क्या क्या, मुझे ये होता है, मुझे ये भी नहीं पता मुझे होता है, तो वो बता दिया जाएगा। इसके अलावा आप ये भी कह सकते हैं कि मेरे जनाब जी जो है वो कारोबार डाउन है, मेरा कर्ज़ा हो गया मुझके ऊपर, दुकान बनाई थी वो नहीं चल रही, कारोबार पहले चलता था अब नहीं चल रहा। वालिदैन बता सकते हैं कि मेरे इतने बच्चे हैं। उसके बाद यह कि बच्चों के रिश्ते नहीं हो रहे, उसके ज़िक्र लिख के दिए जाते हैं। आपको जो भी मसला है, ख़वातीन आती हैं, ख़वातीन फॉर एग्ज़ाम्पल उनको जो अपनी उनकी अमराज हैं वो बता सकती हैं सारी की सारी, क्योंकि आपको ये सब चीज़ें बतानी हैं। जब आप ये चीज़ बताएंगे उसके लिहाज से आपको ज़िक्र दिए जाते हैं, जो रूहानी अस्कार होते हैं उसी के लिहाज से फिर आपको ये मामलात भी दिए जाते हैं। ठीक है जी, उसके बाद जो है कंप्यूटर पे बैठ के लिखने वाला, उसको जैसे मैं बनाता हूँ पर्ची, बाबा जी ने हमें मुकम्मल ट्रेनिंग दी होती है कि अगर कोई बंदा ये कहे कि मुझे शुगर का मर्ज़ है, कोई बंदा ये कहे कि मुझे ये मर्ज़ है, मुझे ब्लड प्रेशर है, मुझे हार्ट अटैक का मसला है, मुझे बाईपास डॉक्टरों ने लिख के दिया है, मुझे कोलेस्ट्रॉल का मसला है, मेरे इंटेस्टाइन्स का, डिप्रेशन का, स्टमक इश्यूज़, प्रोस्टेट इश्यूज़, वट एवर द इश्यूज़ जो भी हैं, वो फिर बंदा लिखता है। लिखने के बाद वो फिर उसकी जो है वो नीचे इलाज भी बंदा लिख देता है और अस्कार भी लिख देता है। बाबा जी ने ये ट्रेनिंग दी होती है ताकि बाबा जी को ना लिखना पड़े। अब होता क्या है कि जब आपकी पर्ची कंप्लीट हो जाती है, सारा कुछ आपको विदिन 3 to 4 या 5 या इवन कि आप 10 मिनट्स
मुख्तलिफ लोग अपने अकॉर्डिंग टू द सिचुएशंस, अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स जो है वो बताते हैं। तो उसके बाद वो फिर आप लोग अपनी सीट पे जाके चले जाते हैं और बैठ जाते हैं। उसके बाद आपको जो है वो नेक्स्ट बंदे को बुलाया जाता है, उसकी पर्ची बनाई जाती है। जो पर्ची बनती है वो आपके हाथ में नहीं थमाई जाती, लेकिन टोकन आपको वापस लेके जाना ज़रूरी होता है, क्योंकि जब आप बाबा जी के पास जाते हैं उनसे मुलाकात के लिए तो वो टोकन लेते हैं, बगैर टोकन के वो आप वहाँ दाखिल नहीं हो सकते। नंबर 2 एक चीज़, जब सब लोगों की पर्चियाँ बन जाती हैं तो 1 बजे के करीब, जब पर्चियाँ नहीं भी बनी हो तो 1 बजे ऊपर लंगर का टाइम खुल जाता है। लंगर के वक्त सब लोग ऊपर जाते हैं, मर्द हजरात भी, औरतें हजरात भी, ब्रेक हो जाती है और आप लोगों को खाना खिलाया जाता है, फ्री में खाना खिलाया जाता है, बड़ा बबरकत और अच्छे तरीके से साफ़ सुथरे माहौल में, जैसे आप माशाल्लाह होटल में बैठ के खाते हैं इस तरीके से आपको खाना खिलाया जाता है। अच्छे से अच्छे खाने भी खिलाए जाते हैं और टोटल फ्री ऑफ कास्ट होती है ये सारी चीज़ें। इसलिए जो लोग आएँ वो ये इस चीज़ से वो परेशान मत हों कि वहाँ पर खाने का इशू होगा या कुछ इस तरीके से इशू होगा। ठीक है जी। अब जब तमाम मर्द हजरात की भी, औरतों की भी पर्चियाँ बन जाती हैं तो तकरीबन इतने में 2 या ढाई बजे के करीब बाबा जी के टाइम बदलते रहते हैं। बाबा जी डेरे पे तशरीफ़ लाते हैं। तशरीफ़ लाने के बाद एक छोटी सी मीटिंग होती है, तमाम जो डेरे के मेंबरान होते हैं सबको बाबा जी बुलाते हैं, सबसे पूछते हैं, सबका हाल वाल पूछते हैं, सबकी खैर खरीद पूछते हैं। फिर उसके बाद जो डेरे के इंतज़ामात के हवाले से कोई छोटी सी डिस्कशन होती है, एक मीटिंग होती है, फिर सब लोग वापस आ जाते हैं और फिर बाबा जी कहते हैं जी अब बंदों को भेजना शुरू कर दें। तो सबसे पहले भेजा जाता है जिसके पास टोकन नंबर 1 होता है, 1 के बाद 2, फिर 3, फिर 4, इस तरीके से जितने भी टोकन इशू हो चुके होते हैं, जितनी पर्चियाँ बन चुकी होती हैं, वो अपने नंबर्स के हिसाब से बाबा जी के पास जाते हैं। अब नेक्स्ट स्टेज, फॉर एग्ज़ाम्पल आपका नंबर टोकन नंबर 1 है और आप अंदर चले गए। जब आप कमरे में जाते हैं तो बाबा जी का माशाल्लाह पुरनूर चेहरा वहाँ बैठा होता है, साथ में अफजाल साहब भी बैठे होते हैं जो कि नायब के तौर पे समझे जाते हैं। तो अब बाबा जी के हाथ में आप पर्ची भी थमाते हैं और टोकन नंबर भी उनको, टोकन उनके हवाले कर देते हैं। आप बैठ जाते हैं, फिर बाबा जी आपकी लिखी हुई पर्ची पढ़ना शुरू कर देते हैं। अच्छा ये है, और एक तरफ आपकी तरफ ऐसे देखते हैं बाबा जी, फिर पर्ची पढ़ते हैं। फिर अगर कोई चीज़ रह गई हो तो वो आपसे पूछते हैं, और जो चीज़ ना भी आपने बताई हो बाबा जी आपको बता देते हैं कि आपके साथ जो मसला है वो ये नहीं ये है, आप इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे, ये हो जाएगा। अगर तो पर्ची ठीक हो तो बाबा जी उस पर टिक मार्क कर देते हैं सारा कि ये इलाज ठीक लिखा हुआ है। अगर उसमें कुछ मिस्टेक हो तो बाबा जी हाथ से, पेन से उस एक नए अपने जो है वो इलाज उस पर लिख देते हैं उसी के ऊपर। और उसके बाद अगर किसी को मसले ऐसे हैं जिनमें दम की ज़रूरत पड़ती है, फॉर एग्ज़ाम्पल वहाँ पर स्टिक का दम किया जाता है, किसी को डिप्रेशन है, कैंसर है या कुछ हड्डियों का दर्द है, तो स्टिक के साथ बैक बोन पे किसी किस्म का भी कोई जो है वो जो है वहाँ पर आपको दम किया जाता है। बाबा जी के कमरे में ही दम होता है। ठीक है जी। जिस चीज़ को ज़रूरत हो वो उनको मालूम होता है कि दम करना है कि नहीं करना बाबा जी को। अब उसके बाद जनाब बाबा जी आपको दुआ भी देते हैं, आपकी बात सुनते हैं। उसके बाद आप दम करवाने के बाद वापस आते हैं जहाँ से आप उठ के गए थे उसी कमरे में। वहाँ पर ख़वातीन की साइड पे भी, मर्दों की साइड पे भी अलग अलग लोग होते हैं। अगर आपकी पर्ची के ऊपर बाबा जी ने लिख दें या पहले से लिखा हो कि 3 दम लगातार रोज़ाना, ठीक है जी, 3 दम लगातार लिखा होता है, तो उसके बाद वो एक दम आपको यहाँ से एक और करवाना होता है, उसको माथे वाला दम कहते हैं। माथे वाला दम जो होता है वो वहाँ पर डेरे पे आपको किया जाता है। कोई एक साहब जो है वो उंगली यहाँ पर रख कर 7 बार सूरह फातिहा पढ़ते हैं, और 7 बार सूरह फातिहा पढ़ने के बाद उंगली को घुमा के पीछे और यहाँ ला के ऊपर से फूंक मारते हैं उंगली के ऊपर, और थोड़ा सा लुआब लगा के यहाँ पर टीका लगा देते हैं, माथे के ऊपर उल्टा लगा देते हैं। इससे आपका दम मुकम्मल हो जाता है और आपने वो 3 दम करवाने होते हैं। अब आपकी पर्ची के ऊपर अगर आपको फॉर एग्ज़ाम्पल डिप्रेशन की बीमारी थी या ब्लड प्रेशर थी तो वहाँ पर लिखा होगा कि जौ का दलिया रोज़ाना निहार मुँह जो है वो आपने पका के यानी पानी में जौ का दलिया पका के उसमें दूध और शहद मिला के आपने निहार मुँह, यानी इलाज लिखा होगा। अब आपको जौ का दलिया चाहिए, अगर लिखा होगा कि आपको ब्लड प्रेशर है, कुछ और भी मसले हैं, तो लिखा होगा जी कि इसको अदरक, अनारदाना और पुदीना की चटनी है वो बना के देनी है जी, वो लेनी होती है। अब ये चीज़ें जो है ये तमाम अगर आप चाहें आप घर में भी बना सकते हैं। ये तमाम अशिया हैं जो हमारे घरों में, किचन में अमूमन पाई जाती हैं, आप वहाँ भी बना सकते हैं। अगर चाहें तो डेरे से निकलते ही बाएं तरफ में
जी एक मतलब यह है कि जमील ट्रेडर के नाम से एक शॉप होगी, वहाँ से आपको ये तमाम चीज़ें बनी बनाई मिल जाएंगी। फॉर एग्ज़ाम्पल कैंसर के अमराज के लिए एक फक्की होती है, उसमें जो है वो वो अज्जा मिलाए जाते हैं। कस्ते शीरी होती है, कलवंजी होती है, मेहंदी के पत्ते होते हैं, ये सारी चीज़ें मिला के आप चाहें तो ये घर पे भी बना लें, चाहें तो वहीं सब बनी बनाई भी आपको ये मिल जाएंगी। शहद भी मिल जाएगा, जौ भी मिल जाएगा, अनारदाना मिल जाएगा, जो भी चीज़ें उसमें लिखी होंगी, वरना आप घर पे भी कर सकते हैं। और अब ये प्रोसीजर है। अब आपका चेकअप हो गया। अब आपने सिर्फ चीज़ें लेनी है जो खाने के लिए लेनी होती है। अब आपने करना क्या है, घर वापस आ जाना है जहाँ से आप गए हैं। अगर दम है तो घर में 2 दम आपने करवाने होते हैं, वो डेरे पे आपको बता दिया जाता है दम का तरीका भी और कौन ना दम करेंगे। अब दोबारा आपको 30 दिनों के बाद आना होता है, और ये मस्ट नहीं होता कि 30 दिनों के बाद आना है। 30 दिनों का मतलब होता है कि अगर आप समझते हैं कि आप में कोई तब्दीली नहीं आई, ऐसा बहुत रेयर होता है, वरना 30 दिन के अंदर अंदर सब माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह लोग ठीक हो जाते हैं। 30 दिन में आके आप दोबारा चाहें तो दम करवा सकते हैं और बता सकते हैं कि बाबा जी मेरे जो है वो इश्यूज़ ठीक हो रहे हैं, बेहतरी आ रही है, लेकिन थोड़ा सा ये मामला रह गया है वगैरह वगैरह वगैरह, तो आप आ सकते हैं। वरना बाबा जी जो है वो जो आपकी पर्ची होगी, अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल रावलपिंडी, लाहौर कहीं से भी आए हैं, तो लिखा होगा कि रावलपिंडी में इस जगह पर जो है हमारा एक नुमाइंदा है, आप उसके पास जाकर भी दोबारा दम करवा सकते हैं, तशख़ीस दोबारा करवा सकते हैं। उनको भी बाबा जी ने लाठी दी हुई है और इजाज़त दी हुई है, उसमें भी वही असर है जो कि बाबा जी की लाठी में है। तो ये है सारा प्रोसीजर। उसके बाद जो आपने करना है, मैंने आपको सारा प्रोसीजर बता दिया। अब आपको किसी से भी पूछने की मेरा कोई ज़रूरत नहीं रही होगी। जो भी जाना चाहे वो जनाब तशरीफ़ ले जाएं, लेकिन बस आपने डेरे के रूल्स और रेगुलेशंस का ख्याल रखना है, और ये भी कि इंशाल्लाह वहाँ पर जाकर आपको खामोश रहना है। लोग वहाँ बहुत शोर भी करते हैं, बातें भी करते हैं, जिससे अक्सर डिस्टर्बेंस होती है। ठीक है जी। अल्लाह तबारक ताला आप सब लोगों को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। तो ये आप लोगों की आसानी के लिए कि आपको प्रोसीजर पता चल जाए, ये मैंने वीडियो बनाई है। दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा, और जब भी जहाँ भी हों नमाज़ पढ़ें, मेरे लिए दुआ ज़रूर कीजिएगा। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अल्लाह आप सब लोगों को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। आमीन या रब्बल आलमीन बेरहमतिका या अरहमर राहिमीन।